भूगोल की जो कुछ वृद्ध अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि हम बातें क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ना एक चार्ट बना लेना। चार्ट बनाते वक्त आप क्या करना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनाना है, जितना मैं कहता हूँ उतना आपको लिखना है। तो ये अवस्थाएं क्या है, कौन सी अवस्था में किस भौगोलिक अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इसके बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं समय अवधि, उपागम और वृद्ध लक्षण। आपको इसी हिसाब से लिखने हैं। सबसे पहले समय अवधि लिखना है, उसके बाद उपागम लिखना है, फिर वृद्ध लक्षण लिखने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले उपनिवेशिक युग की बात करते हैं। उपनिवेशिक युग को इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक उपनिवेश युग और उत्तर उपनिवेशिक युग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उपनिवेश होता क्या है। हम उपनिवेश की बात करते हैं। देखो, उपनिवेश शब्द आपने बहुत बार नाम सुना होगा, यानी किसी देश को गुलाम बनाना। गुलाम कैसे, आपको इससे इतना ही नहीं जानना है, मैं आपको बहुत कुछ इसमें बताऊंगा कि गुलाम कैसे। जैसे मान लेना ये अपना प्यारा भारत है। भारत पर आपको पता है 190 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने राज किया था। 190 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था। तो वो राज अंग्रेजों ने ऐसे नहीं सभी को गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने वो जो राज किया था ना, वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। जब किसी देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से किसी प्रकार से अधिकार कर लिया जाता है तो उसको उपनिवेश का कहते हैं या उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत उपनिवेश रहा था, इंग्लैंड का रहा था, ध्यान रखना। तो यही होता है उपनिवेश। अब देखो, आरंभिक उपनिवेश युग क्या होता है। इस युग में मानव भूगोल में किस प्रकार से की विचारधारा, किस प्रकार से अध्ययन किया गया था, किसका अध्ययन किया गया था। तो समय अवधि है आरंभिक उपनिवेश की। देखो, हम बात करते हैं उपागम। इसमें उपागम है अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। देखो, इसमें आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो देखो। साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों के नए क्षेत्रों को खोजा व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। आपको यही लिखना है कि इस का लक्षण क्या लिखना है कि नए क्षेत्रों में खोज और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया था। इतना साख लिखना है इसमें से। तो ये आपको ध्यान रखना, नए क्षेत्रों में खोज और अन्वेषणों को क्या किया गया था? इसमें प्रोत्साहित किया गया था। इस काल के अंतर्गत क्षेत्रों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन करना महत्वपूर्ण पक्ष रहा था। आपको यही लाइन लिखनी है केवल। नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया गया था। अब देखो, अन्वेषण कैसे? अन्वेषण यानी खोजना। जैसे आपने नाम सुना होगा, कोलंबस का नाम सुना होगा। कोलंबस का नाम सुना होगा। ये कोलंबस, जिसने आपको पता है यूएसए की खोज की थी, सॉरी अमेरिका की खोज की थी। इसने सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी। इसने कब की थी? आपको 1492 में जब इसने अमेरिका की खोज की थी। तो उसी प्रकार से वास्को डिगामा वो भी आया था, उसने भारत की खोज की थी। आपको पता है 1498 को की थी उसने। वास्को डिगामा ने किसकी? भारत की खोज की थी। तो इस काल में जितने भी व्यापारी थे और जितने भी साम्राज्यवादी लोग थे, उनकी रुचि थी नए नए क्षेत्रों को खोजना। ध्यान रखना, उनको खोजना पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो प्रारंभिक उपनिवेश युग था, एक उत्तर उपनिवेश युग था। उत्तर उपनिवेश युग का है प्रादेशिक विश्लेषण। उत्तर उपनिवेश उपागम क्या है? प्रादेशिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत क्या है? प्रत्येक प्रदेश के सभी तथ्यों का वर्णन करना। जैसे मान लेना, देखो इसको पहले देख लेते हैं। प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किए गए हैं। मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्णतः अर्थात पृथ्वी के भाग अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। आपको इसमें क्या लिखना है? इसमें ये लिखना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन या अध्ययन करने पर इसमें बल दिया गया था, प्रादेशिक विश्लेषण पर। यानी सभी क्षेत्रों के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करने के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखो, ये 3 नंबर है अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। ये बात में देखो याद करना, मैं समझा रहा हूँ आपको पता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, याद है? 1930 का दशक यानी 1930 से लेकर 1940 के साल की बात कर रहे हैं।
यानी आपको ये भी पता है कि 1939 से है ना सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। तो कहने का तात्पर्य है 1914 से लेकर 1939-40 के बीच के अंतर्युद्ध अवधि के बीच में इस पर किस भौगोलिक क्षेत्र का या किस भौगोलिक अध्ययन का जोर दिया था? तो याद रखना क्षेत्रीय विभेदन पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? क्षेत्रीय विभेदन, जिसमें प्रदेशों की विभिन्नता को पहचानना था। जिसमें किसको पहचाना था? प्रदेशों की विभिन्नता। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है ये समझने के लिए तथा किस प्रदेश का विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। यानी एक प्रदेश, यानी कोई पर्टिकुलर प्रदेश है, कोई दूसरा प्रदेश है, दो प्रदेश है, मान लेना एक ये प्रदेश है, एक ये प्रदेश है, इन दोनों की विभिन्नता क्या है? इन दोनों में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? जैसे मान लेना राजस्थान में कैसी है तो केरला में कैसे हैं। दो प्रदेश हो गए, भारत हो गया, एक अमेरिका हो गया। इन दोनों प्रदेश में भिन्नता किस प्रकार से हो सकती है? यानी किसी प्रदेश विशेष के बारे में भिन्नता के बारे में बताया जा रहा है अध्ययन। अगला देखो, अगला 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, यानी 1970 के लगभग की बात है। इस पर किसका अध्ययन पर जोर दिया गया था? स्थानिक संगठन पर जोर दिया गया था। 1950 के अंत से लेकर 1960 के दशक के अंत तक इस पर स्थानिक संगठन पर जोर दिया गया था। याद रखना, इसका एक ही बात याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो इम्पोर्टेंट है और इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं स्थानिक संगठन में क्या आता है। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी, यानी कंप्यूटर और परिष्कृत विशिष्ट है। मानचित्र मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया गया है। यानी इस काल के अंतर्गत कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया था। इसके साथ ही मानचित्र का भी इसमें क्या किया था? विशेष तौर पर इसका प्रयोग किया गया था। अब देखो, इसमें यह याद रखना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रावस्था का विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना ही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। यह आपको याद रखना है, ध्यान रखना ये, यानी विभिन्न मानवीय कार्यों के मानचित्र योग्य पर्यटन की पहचान करना ही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 1970 का दशक। देखो 1970 के दशक के बाद में उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के अंतर्गत गणितीय विधि और कंप्यूटर, आप किसकी बातें कर रहे हो? किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? मानव भूगोल के अंतर्गत मानवता को ही विशेष तौर पर बल देना चाहिए, इसी का अध्ययन करना चाहिए। तो 1970 के दशक में आपको पता है 3 विचारधाराएं मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी जिसको रेडिकल विचारधारा मैंने कहा था, और एक व्यवहारधारी विचारधारा। इन विचारधाराओं का उदय कब हुआ था? 1970 के दशक में। आपको यही पूछा जा सकता है कि 1970 में किन विचारधाराओं का उदय हुआ था? तो ध्यान रखना, मानवतावादी, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा क्या हुआ था? उदय हुआ था। क्या? देखो, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। ये याद रखना, लाइन क्या लिखनी है आपको? 1970 के दशक में 3 नई विचारधारा का जन्म हुआ था। फिर आगे क्या लिखना है इसके बाद में, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान रखना। मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराएं कौन कौन सी है? मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। इन विचारधाराओं के उदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। और इस विचारधारा की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना, 3 नई विचारधाराएं, उन 3 नई विचारधाराओं के उदय से ही मानव भूगोल में सामाजिक और राजनीतिक, यानी सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों के बारे में जानकारी, जैसे समाज कैसे, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से, रहन सहन, खान पान, दोनों में आपसी लोगों विचार, यानी कौन कौन से कार्य, कौन कौन से गतिविधियां करें, यही मानवतावादी विचारधारा। और आमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा के बारे में इनको इसमें बताया गया था 1970 के टाइम में, ध्यान रखना। उसके बाद में 1990 का दशक। 1990 के दशक भूगोल में उत्तर आधुनिक काल होता है, ध्यान रखना। 1990 का दशक भूगोल का कौन सा है? उत्तर आधुनिक काल। याद रखना, यहाँ पर लोकल या स्थानिक संदर्भ को अपने आप समझने पर महत्व दिया गया है, ध्यान रखना। विशेष तौर पर यही ध्यान रखना आपको। वृद्ध सामान्यकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की जो प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का मतलब क्या होता है कि आपको मैं इतना बता देता हूं कि इसमें कहा गया है कि भूगोल में वृहद स्तर पर पृथ्वी का अध्ययन, विश्व के बारे में जानकारी, मात्रात्मक नई विचारधारा, उनके अध्ययन को
अध्ययन करो उनका, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर ध्यान रखना, स्थानीय संदर्भों को समझने पर जोर दिया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य की स्थिति कैसी है, हमारे जिले की स्थिति कैसी है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, समझने पर महत्व देना चाहिए। तो आगे देखना, आपको इसमें लिखना क्या है कि अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया था। ये ध्यान रखना आपको भूगोल में उत्तर आधुनिकता पर, यानी आपको पूछा जा सकता है कि भूगोल के कौन सी विचारधारा या भूगोल में किस काल के अंतर्गत या किस संदर्भ के अंतर्गत स्थानीय विचारधारा या स्थानीय संदर्भ की समझ पर जोर दिया गया, स्थानीय संदर्भ की समझ पर जोर दिया गया। तो भूगोल के उत्तर आधुनिक काल में दिया गया था, जो 1990 का ध्यान रखना। अभी भूगोल की कुछ मैंने शाखाएं उपशाखाएं वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है, ये चार्ट मैंने बनवा दिया। वैसे मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञान का सहयोगी, इनको याद नहीं रखना है। अंशांश को अंतरापृष्ठ आपको इसके अंतर्गत याद क्या रखना है, याद देखो आपको यही रखना है, ये वाला। जैसे सामाजिक भूगोल मैंने इसके बारे में आपको कल ही बताया था, कल वाले वीडियो में। सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल हो गए, इसके अलावा जनसंख्या भूगोल हो गई, आवास भूगोल हो गई, इनके बारे में बातचीत करने हैं आपको। तो ये और इनकी जो ब्रांचेज है, उपशाखा है, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जय हिंद।